हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तुषार है और यह है आपका अपना चैनल क्विक रिवीजन, जहां पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे क्विक तौर पे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है आपका 2011 का पहला टेट जो यूपी टेट हुआ था, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम आपसे हर रोज़ एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम आज तक हुए हैं यूपी टेट के, फिर सी टेट के, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हुए हैं टीचर के, सबके हम करेंगे। तो ये पहला जो पेपर है जो 2011 में आया था। पहला क्वेश्चन है, यदि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। पहला ऑप्शन है, उसे पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है, उसे कक्षा के एक कोने में बैठने की जगह निर्धारित कर देंगे। दूसरा है, उसे श्यामपट्ट आदि पर साफ करने का काम देंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पहले से पता होगा कि हम कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनको हम अपने ध्यान में रखते हैं, और एलिमिनेशन मेथड का यूज़ हम करेंगे, और काफ़ी इजीली आप में से कोई लोगों को आंसर पता भी चल गया होगा। तो आंसर नंबर सही होगा, सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए हम अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन। फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, यानी उसकी जो अभिवृत्ति है कैसे आधारित होती है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। दूसरा, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। तीसरा है दूरदर्शन के प्रभाव पर। और चौथा है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। फ्रेंड्स, अब तक आपने क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी दे दिया होगा, और इसका आंसर होगा ए नंबर सही होगा। और यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए अभी तक हम इतने कर रहे हैं। अगर आप लोग आगे रिकमेंड करेंगे कि मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ दूँ तो मैं पढ़ूँगा, और फिलहाल आज अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बच्चों को बैठने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। सर, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे इनकार एक निगेटिव वर्ड है, आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, पहला ही गलत हो गया। दूसरा है, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो मंद बुद्धि के बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उनमें बैठने के लिए बोलेंगे। अगला ऑप्शन है कि ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सीखेंगे। और अब चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपने अब तक आंसर दे दिया होगा, तो आपका आंसर होगा सी। हमको क्या करना है, एक नया ऐसे तकनीक को सीखना है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएं और उनको समावेशी शिक्षा के अंदर इस टॉपिक को लेके आया गया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। ये एक निगेटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है, उनके अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा है, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला ऑप्शन कह रहा है कि विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। फ्रेंड्स, तो आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आंसर सही है डी नंबर, सॉरी सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगला ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। जो संवेगात्मक समायोजन है वह कैसे इफेक्टिव होता है बच्चों में। अगला ऑप्शन कह रहा है कि व्यक्तित्व के निर्माण में। फिर कह रहा है कक्षा शिक्षण में। फिर कह रहा है अनुशासन में। और चौथा कह रहा है डीन में। तो आप तो पता चल ही गया ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए अगला हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में कह रहा है कि कक्षा के विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। पहला कह रहा है श्यामपट्ट का प्रयोग करना। दूसरा कह रहा है चर्चा करना। उसके बाद कह रहा है कहानी कहना और प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे जो है, अगर किसी भी कक्षा में विद्यार्थी के अंदर रुचि बनाना है तो आपको यहाँ पे कहानी कहना जो है ऑप्शन सही हो जाएगा।
यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि आप कैसे ऑप्शन को सही करेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी ऑप्शन पे आपको डाउट है तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को पढ़ सकते हैं, जिससे आपके डाउट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको विद्यालय में खेलने के लिए क्यों देना चाहिए। तो आपको पता होगा कि खेल से बच्चों का जो है शारीरिक स्वास्थ्य अच्छे से डेवलप्ड होता है, इसके लिए तो उन्हें यह शारीरिक रूप में सख्त बनाएगा। बी नंबर ऑप्शन है कि यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तो ऐसा काम अगर शिक्षकों को आसान कराना है तो वो स्कूल जाएगा ही क्यों, वो टीचर ही क्यों बनेगा। अगला सी नंबर कह रहा है कि यह समय बिताने में सहायक होगा। समय क्यों बिताना है, स्कूल बच्चा को सीखने के लिए गया है। यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन को विकसित करेगा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी नंबर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ए भी कह सकते हैं, लेकिन ए से ज़्यादा अच्छा है डी नंबर है, क्योंकि जो पेडागोजी में जो सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें चारों ऑप्शन लगभग सही होते हैं, लेकिन हम सबसे जो सबसे अच्छा उन चारों में सही होता है उसको हम ज़्यादा जो है इफेक्टिव मानते हैं, और इसीलिए शारीरिक सशक्त तो बनेगा ही, लेकिन अगर हम डी नंबर में देखें तो यहाँ पे ज़्यादा हमको वेरिएशन दिख रहा है, इसलिए हमको डी नंबर सही होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार एक साधन है, यानी जो हमारा फैमिली होता है वो किस प्रकार का साधन होता है, अनौपचारिक, औपचारिक, फिर कह रहा है कि गैर औपचारिक और दूरस्थ शिक्षा का। तो हमारा जो फैमिली होता है वो एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, और जो हमारा जो स्कूल होता है वो औपचारिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे करेगा एक शिक्षक विद्यार्थियों में? पहला कह रहा है कि महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना करके। तो आपको फ्रेंड्स पता ही है कि जो बच्चा होता है वो टीचर को देख के नकल करता है, तो जैसे टीचर बिहेव करेगा उसी तरीके से बच्चा भी देख के सीखेगा। तो इसलिए सबसे है कि आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ टीचर क्या है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। हमेशा अनुशासन बनाने से कोई गड़बड़ हो भी सकता है। कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, और एक सुवक्ता होना। देखिए ऑप्शन इसमें सारे सही लग रहे हैं, लेकिन ये पेडागोजिकल टाइप में बेसिस में क्वेश्चन होते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा। यानी बच्चों जो विद्यार्थियों के अंदर जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए टीचर योग्य होना चाहिए। अगर बच्चे के अंदर कोई कमी है उसको दूर किया जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। पहला कह रहा है संवेदी प्रणोदन अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था। स्टूडेंट्स, ये जो है जिन प्याजे के 4 अवस्थाएं हैं उसके बेसिस पे ये ऑप्शन है। इसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचना कब प्रारंभ करता है। तो आपने आपको जिन प्याजे के बारे में पढ़ा होगा, उनके 4 अवस्थाएं थे, जो है इंद्रिय जनित गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। और ऑप्शन इसके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचानना। किसके द्वारा जो है बच्चों के बौद्धिक विकास को पहचाना गया है? पहला कह रहा है कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा और जिम प्याजे के द्वारा। तो बौद्धिक विकास का सबसे पहला जो जिसने पहचाना था वो हो जाएंगे डी, यानी जिम प्याजे के द्वारा बौद्धिक विकास के हिसाब से, जैसे कि पहले वाला क्वेश्चन था उसी के हिसाब से। देखिए ना, यहाँ पे चारों अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे सब बारे में दिया है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, ये शॉर्ट है, आप यहाँ इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो इसको ब्रीफ में बताने की कोशिश की गई है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी रोल ऑफ ए पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है निषेधात्मक, फिर कह रहा अग्र सक्रिय, संवेगात्मक और उदासीन। तो उदासीन तो पहले ही पता चल गया होगा आपको, उदासीन होने का कोई संभावना है ही नहीं।
और क्योंकि जो वर्ड्स जो होते हैं चाहिए हमारे पॉजिटिव वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, संवेदनात्मक, यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह के मैदान में। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पहले ही पता चल गया, पता ही होगा कि खेल के मैदान में बच्चों का सामाजिक विकास बहुत अच्छा होता है और सामाजिक विकास जो है सबसे अच्छा खेल के मैदान में होता है। और यहाँ पे लेकिन बात कर रहा है संज्ञानात्मक विकास के लिए, और संज्ञानात्मक विकास की बात करेगा तो विद्यालय और कक्षा में जो है सबसे अच्छे विकास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को अनुप्रेषित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा पूछा गया प्रश्न और कक्षा में नीरवता। तो आपने यहाँ पे सारे क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे और ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपन के समप्राप्ति दृष्टिकोण की मान्यता है, पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। दूसरा कह रहा है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है कि बचपन आधारित के रूप में प्रतीक्षा की अवधि है। और चौथा ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। और आपका आंसर सही हो जाएगा डी नंबर, यानी बचपन वृद्धि और परिवर्तन की अनूठी अवधि है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और अगला जो है आपका क्वेश्चन है, कह रहा है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को बोलने के परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी नंबर ऑप्शन है कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। और चौथा डी नंबर है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। तो फ्रेंड्स आपको पता चली गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? ताकि जितना भी ज़्यादा हम जो है इसलिए दिया जाता है। चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असंगठित घर से आने वाले बच्चों में सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस प्रकार का अनुभव करेगा? पहला तो है सुनिर्मित पाठों का, जो उससे निर्मित पाठों का परिवार से आने से कोई लेना देना है नहीं। सी नंबर कह रहा है नियोजित निर्देश का, अभ्यास पुस्तिकाओं का, और फिर कह रहा है स्वतंत्र अध्ययन में। तो आपका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। वह स्वतंत्र अध्ययन करने में उसको कठिनाई होगी क्योंकि वो जो है असंगठित परिवार से आया, उसके अंदर डिसिप्लिन वगैरह नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कह रहा है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आपकी क्लास में कोई छात्र है वो बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसके बाद वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे और उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो आपको आंसर पता चली गया होगा, आपने लगा भी लिया होगा। तो ऑप्शन आंसर सही है सी नंबर। जैसी कोई भी हम ऐसा युक्ति करेंगे, कुछ अपना चीज़ों को टीएमएल का प्रयोग करेंगे, उसे स्पेशल काम देंगे जिससे उसकी क्या हो सके, अब उसकी स्किल्स का हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, उसके अंदर जो भी है क्षमता जो है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन में चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई आपकी क्लास में बच्चा है वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो शैतानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बाध्य तो करना नहीं है, बाध्य एक निगेटिव शब्द आ गया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उन्हें विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। जी बिल्कुल नहीं, वो पढ़ने के लिए हम निकाल नहीं सकते हैं। अगला ऑप्शन है कह रहा है कि उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। और अगला ऑप्शन है कि उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने
अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। जी बिल्कुल, आपको आंसर पता ही चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बच्चे के उसके अधिकारों का हनन हो सके, उसके अधिकारों को हम छीन सके। इस तरह से कोई काम ऑप्शन देखते ही पहले हम उसको गलत एलिमिनेट कर देंगे। चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सैमपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है। पहला कह रहा है कि श्रव्य संसाधन के रूप में, दृश्य संसाधन के रूप में, दृश्य श्रव्य साधन के रूप में, और इनमें से कोई नहीं। तो और आपका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि सैमपट जो है वो दृश्य सामग्री के अंदर आता है। आपको पता होगा दृश्य सामग्री सब जो TLM के अंदर आते हैं, ठीक है। तो दृश्य सामग्री के अंदर जो है सैमपट हो गया, मैप वगैरह, मैप हो गया, ये सब चीज़ जो है दृश्य सामग्री के अंदर आते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सैमपट हो गया, मानचित्र हो गया, ग्राफ हो गया, ऐसे जो भी चीज़ें हो गई वो दृश्य सामग्री के अंदर आती हैं, और श्रव्य सामग्री के अंदर रेडियो और ऑडियो आते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंदर जो है टीवी, फिल्म, कंप्यूटर, टैबलेट्स, मोबाइल इत्यादि जो है ये ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आते हैं। चलिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सैमपट पर लिखना, दूसरा कह रहा है प्रश्नों को हल करना, तीसरा कह रहा है प्रश्न पूछना, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स कई लोग क्या करते हैं, चारों ऑप्शन बस ऐसे ही कहते हैं कि सही है, तो ऐसे सही भी हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर सही होगा डी नंबर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे तो क्या करना चाहिए। कक्षा के बाद में शिक्षक को मिलने की सलाह दी जाती है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है कि लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन आप पॉजिटिव ढूंढेंगे, मैंने पहले भी बता चुका है, तो आपने डिसाइड कर लिया होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसको हम किसी भी चीज़ के लिए क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, उसे लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि वो प्रश्न पूछेगा तो नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी करेगा और फिर वो प्रश्न पूछेगा, इसलिए हम बार उसको प्रोत्साहित करेंगे वो हमसे प्रश्न पूछे। चलिए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। चलिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि किंडरगार्टन पद्धति का जो है प्रतिपादक किसने किया था। TP नन ने, स्पेंसर ने, फ्लोबेर ने और मंटेसरी ने। आप सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये किंडरगार्टन का जन्म फ्रोबेल ने किया था, मंटेसरी पद्धति का जन्म मारिया मंटेसरी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रोबेल ने प्री स्कूल की पहली संस्थान खोला था जिसे किंडरगार्टन नाम दिया गया था। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिभावक अपने आप से विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे। बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे और बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड आपको पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन डी नंबर तो कभी होगा नहीं, क्योंकि वो तो निगेटिव हो गया, बच्चों की उपेक्षाएं कभी करनी नहीं है, और अब विद्यालय बच्चा अभिभावक आ नहीं रहा तो लिखने कोई मतलब नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। पहला कह रहा है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम पर आधारित, शिक्षण की विविधियों के सिद्धांत पर। सी नंबर कह रहा है कि वृद्धि एवं विकास मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, और चौथा नंबर कह रहा है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। और आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, यानी वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर। अगर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो किस प्रकार का विकार है, तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आ जाता है ये टॉपिक। बी नंबर ऑप्शन है कि इसमें विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में और विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। आपने आंसर डिसाइड कर लिया होगा, तो आंसर है इसका
ए नंबर, यानी दूसरे बच्चों के समान बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का ये टॉपिक है। चलिए अगला कह रहा है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। अगला ऑप्शन कह रहा है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। अगला ऑप्शन है कि एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। और डी कह रहा है कि नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, यानी रुचि का निर्माण करता है। और आप आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, यानी नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का कह रहा है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले न्यून दृष्टि वाले बच्चे को क्या करेंगे। आपकी कक्षा 5 में आप पढ़ा रहे हैं और आपके कक्षा में एक न्यून दृष्टि वाला बच्चा है, तो वो क्या करेंगे। तो उसे निम्न स्तर का कार्य देने के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए उसे सहायता प्रदान करना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन, कक्षा में विशेष बर्ताव रखना चाहिए। तो हम किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बच्चा जो है अपने आप को उसके अंदर हीन की भावना उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन, और सपोर्ट करते रहिए आप लोग। और अगला वीडियो हम नेक्स्ट डे डालेंगे और वो नेक्स्ट टाइम कराएगा। थैंक यू।